दोस्तों इमेजिन करें आप अपने मुल्क में हैं, अपनी ज़मीन, अपने वसाइल और अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। फिर अचानक से कुछ लोग दोस्ती और तरक्की का वादा लेकर आते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद है आपके रिसोर्सेज पर कब्जा करना। फिर ये लोग अपने बनाए हुए मैप्स के मुताबिक आपके इलाकों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं। लूटे हुए रिसोर्सेज को ले जाकर अपने शहरों को चमकाते हैं और आप कहते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ताकतें आज भी अपनी डोमिनेशन को न्यू कॉलोनियलिज्म के जरिए बरकरार रखती हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल और ग्लोबल इनइक्वालिटी के जरिए। तो क्या ये सब कभी बदल पाएगा? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डीपली इम्पैक्ट किया। इंपीरियलिज्म दुनिया की हिस्ट्री में वो कॉन्सेप्ट था जिसमें एक पावरफुल नेशन दूसरी कमजोर नेशंस पे कब्जा करती थी, उनके रिसोर्सेज, कल्चर और पॉलिटिक्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती थी। तो सबसे पहले हम इंपीरियलिज्म का बैकग्राउंड समझते हैं। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की शुरुआत का एक गहरा ताल्लुक 15th सेंचुरी में होने वाले एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से है। ये वो दौर था जब यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पोर्टुगल और स्पेन नए रूट्स और टेरिटरीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे। इसका बेसिक आइडिया ये था कि यूरोप अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नए रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स तलाश कर रहा था। 15th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस को एशिया की स्पाइसेस, सिल्क और दूसरी लग्जरीज का क्रेज था, लेकिन ये सब चीजें लैंड रूट से आती थी जो बहुत टाइम और रिसोर्सेज लेता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने सी रूट्स डिस्कवर करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और वास्को डी गामा इंडिया तक पहुंच गया। ये डिस्कवरीज बेसिकली इकोनॉमिक मोटिवेशंस की वजह से हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस में पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मोटिवेशंस भी शामिल होती गई। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के पीछे तीन बेसिक मोटिव्स थे: गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। मिशनरीज और रिलीजियस ग्रुप्स कहते थे कि वो नई टेरिटरीज में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते हैं। ये उनका एक रिलीजियस मिशन था और इससे उनको लोकल लोगों पर मोरल सुपीरियरिटी मिलती थी। गोल्ड सबसे बड़ा फैक्टर था क्योंकि यूरोप के पास इंडस्ट्रीज चलाने के लिए रिसोर्सेज की कमी थी। उनको स्पाइसेस, गोल्ड, कॉटन और कॉफी जैसे रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जो कॉलोनीज में बहुत आम थे। ये एक नेशनल प्राइड का इशू भी था। हर यूरोपियन कंट्री चाह रही थी कि उसका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में और उसकी पावर और प्रेस्टीज दूसरी नेशंस के मुकाबले में बढ़ जाए। 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के दौरान यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स और पोर्टुगल ने नई टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये टेरिटरीज उनकी कॉलोनीज बन गई जहां वो अपने रूल्स इम्पोज करते, रिसोर्सेज लूटते और अपने कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ाते। ये प्रोसेस मेनली अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज में हुआ, जहां आहिस्ता आहिस्ता लोकल लोगों के ट्रेडिशंस और सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो यूरोपियन कंट्रीज को और भी ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, इसलिए अफ्रीका और एशिया में कंपटीशन और भी इंटेंसिफाई हो गया। बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर दिया, जिसको स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। यूरोप की पावरफुल नेशंस ने 15th सेंचुरी से ही नई टेरिटरीज एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते ये प्रोसेस सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया था। इंपीरियलिज्म का असली एजेंडा पावर और रिसोर्सेज पर कब्जा करना था, जो उनकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाए और उनको बाकी कंट्रीज पर डोमिनेशन दे सके। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नई सोच और डिमांड डेवलप हो रही थी। जिस वक्त मशीन्स और इंडस्ट्रीज यूरोप में तेजी से बढ़ रही थी, उनको नए रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल की जरूरत थी, जैसे कि कॉटन, स्पाइसेस और रबर। यूरोप के पास इन रिसोर्सेज की अपनी सप्लाई कम थी, इसलिए उन्होंने दूसरे कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया और अफ्रीका में अपने कंट्रोल को बढ़ाना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया क्योंकि यहाँ कॉटन, स्पाइसेस और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो लोकल रूलर्स को अपनी तरफ करते थे, उनसे अलायंसेस बनाते थे और आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस उन पर इतना बढ़ा देते थे कि वो लोकल रूल के लिए भी डिपेंडेंट हो जाते थे। ये समझ लें कि एक इंपीरियलिस्ट नेशन अपने कंट्रोल में आने वाले एरियाज में अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर यूज करती थी। लोकल लोगों पर रूल्स और टैक्सेस लगाए जाते और उनके रिसोर्सेज को यूरोप की इंडस्ट्रीज और मार्केट में ले जाया जाता था। इस तरह के सिस्टम में कॉलोनीज की रिसोर्सेज का फायदा लोकल पॉपुलेशन के बजाय इंपीरियल पावर का होता था। इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए यूरोप के इंपीरियलिस्ट ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जो कहती थी व्हाइट मैन्स बर्डन। ये बेसिकली वो बहाना था जिसमें यूरोपियंस का कहना था कि उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो अनसिविलाइज्ड
कॉलोनाइज लोगों को सिविलाइज कर सकें। वो लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते थे और कहते थे हम तो तुम्हें मॉडर्न और सिविलाइज्ड बनाने आ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अलावा इंपीरियलिज्म ने बहुत गहरा सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी छोड़ा। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने रूल्स, अपने लॉज और अपनी लैंग्वेज इम्पोज की। आप इस तरह समझ लें कि इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया कि इवन आज भी पाकिस्तान में कई ब्रिटिश लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हमें नजर आते हैं। उस जमाने में एक फेमस सेइंग थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि कॉलोनीज का इतना बड़ा नेटवर्क था कि किसी ना किसी हिस्से में दिन जरूर होता था। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दुनिया के कई रीजन्स में देखी गई। हर इलाके ने अपने हिस्ट्री और कल्चर के मुताबिक कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट अपने अलग तरीकों से रेजिस्टेंस दिखाई। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ रेबेलियन भी हुआ और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी चली। 1950s में माओ माओ रेबेलियन एक वायलेंट अपराइजिंग थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हुई थी। इसमें कीनिया की लोकल पॉपुलेशन ने ब्रिटिश फार्म्स और इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दिया और यही वजह बनी कीनिया की इंडिपेंडेंस की। उसके बाद अल्जीरिया ने फ्रांस के अगेंस्ट एक वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू की जो 1954 से लेकर 1962 तक चली। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए फ्रेंच फोर्सेस को चैलेंज किया जिसमें लाखों लोग शहीद हुए और 1962 में अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस भी। अगर एशिया की रेजिस्टेंस मूवमेंट्स देखी जाएं तो उसमें कल्चर रेजिस्टेंस भी थी और आर्म्ड स्ट्रगल भी थी। इंडिया का 1857 में होने वाला रेबेलियन पहला सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था जो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। इस रेजिस्टेंस में इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया जिसे काफी स्टेट्स और लोगों ने सपोर्ट किया। ये रेबेलियन सक्सेसफुल तो नहीं रहा लेकिन इसने बाद में जाके काफी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ के लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू की। इसे सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट और सॉल्ट मार्च जैसी मूवमेंट्स के जरिए मैस मोबिलाइजेशन की और फिर फाइनली इंडिया को 1947 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली और पाकिस्तान भी बना। इसके अलावा एशिया में वियतनाम में हो ची मिन ने फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू की। 1954 में फ्रेंच को वापस जाना पड़ा लेकिन इसके बाद और भी स्ट्रगल्स हुई स्पेशली अगेंस्ट अमेरिकन इंटरवेंशन। अगर लैटिन अमेरिका के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें हेटी और साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स आती हैं। हेटी में टूसेन लुवर्टोर और जेन जाक्स डेसेलिन ने फ्रांस रूल के अगेंस्ट रेबेलियन लीड किया और स्लेव्स को फ्रीडम दिलाई। हेटी दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक और लैटिन अमेरिका की पहली इंडिपेंडेंट नेशन बनी। उसके अलावा सिमोन बोलीवर और होजे डी सैन मार्टिन जैसे लीडर्स ने स्पेनिश रूल के अगेंस्ट अपनी कंट्रीज को मोबिलाइज किया और लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाई जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू शामिल हैं। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स लोकल पॉपुलेशंस को स्पेनिश कंट्रोल से आजादी दिलाने में कामयाब हुई। अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो उसमें इजिप्ट और पैलेस्टाइन की एग्जाम्पल आती है। इजिप्ट में नेशनलिस्ट जैसे कि साद जगलुल और उनके फॉलोअर्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। 1919 में एक रेवोल्यूशन शुरू हुई जिसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। ये स्ट्रगल 1922 में इंडिपेंडेंस का सबब बन गया। अगर फलस्तीन की बात की जाए तो फलस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट और ज़ायनिस्ट मूवमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल हुई। ये रेजिस्टेंस 1920s और 1930s में इंटेंसिफाई हुई और उसके बाद पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जंग लड़ी। डीकॉलोनाइजेशन के टॉपिक को हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को गौर से देखें तो इसका फोकस मेनली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट्स पर होता है। ये सिर्फ पावर और रिसोर्सेज तक लिमिटेड नहीं था बल्कि इसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, कल्चर और इकोनॉमीज को बदल के रख दिया। यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनी से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए और यूरोप में बेच दिए। कॉलोनीज की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ यूरोपियंस के फायदे के लिए डेवलप किया गया, जैसे रेलवेज और पोर्ट्स का इस्तेमाल यूरोप की रिसोर्सेज सप्लाई करने में होता था। कॉलोनीज को जानबूझकर इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया और उन्हें सिर्फ रॉ मटेरियल्स और एग्रेरियन इकोनॉमी तक लिमिटेड रखा गया। ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉलोनीज को यूरोप पर डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी कई एक्स कॉलोनियल कंट्रीज के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कम है और वो डेवलप्ड नेशंस पर डिपेंडेंट हैं। कॉलोनियलिज्म के दौरान वेल्थ और रिसोर्सेज को कॉलोनी से यूरोप तक ट्रांसफर किया गया। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया एस्टिमेटेड
$45 ट्रिलियन का वेल्थ लूज कर चुका है। इस इकोनॉमिक ड्रेन का इम्पैक्ट अब तक डेवलपिंग कंट्रीज पर नजर आता है, जो अभी भी पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉलोनियल रूलर्स ने बॉर्डर्स और बाउंड्रीज अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई, बिना लोकल एथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस का ख्याल रखते हुए। अफ्रीका में कंट्रीज को लाइंस के थ्रू डिवाइड कर दिया गया, जो अब तक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर्स का सबब है। कॉलोनियल पावर्स ने अपने कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए लोकल लोगों को पॉलिटिकली सप्रेस किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस इश्यूज रहे, और इसके साथ साथ कॉलोनाइजर्स के चले जाने के बाद कई कंट्रीज में पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिससे अथॉरिटेरियन रिजीम्स और मिलिट्री कूस ने फिल किया। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब तक डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नेंस में असर डाल रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने अपना कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन कॉलोनीज पर इम्पोज करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म। कुछ लोग इसको कॉलोनियल माइंडसेट भी कहते हैं। कॉलोनीज में इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस की डोमिनेंस एस्टैब्लिश की गई और ट्रेडिशनल एजुकेशन और कल्चर को सप्रेस किया गया। कॉलोनियलिज्म ने व्हाइट सुप्रीमेसी और यूरोसेंट्रिक व्यूज को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिफिक रेसिज्म का कॉन्सेप्ट भी प्रोमोट किया। ये कॉन्सेप्ट अब भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में रेसिज्म और सोशल इनइक्वालिटीज की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। कॉलोनीज में लोकल लोगों ने अपनी इंडिजिनस आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को आहिस्ता आहिस्ता खो दिया, और इंडिपेंडेंस के बाद वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस और कल्चरल कंफ्यूजन में फंस गए। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म के दौर में यूरोप की कंट्रीज बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल हो गई, जबकि कॉलोनीज इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रह गई। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का बेस बना, जिसमें अब भी डेवलपिंग ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के बीच इनइक्वालिटी और पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, आज के दौर में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नियो कॉलोनियलिज्म एक तरह से एक्स कॉलोनीज पर कंट्रोल मेंटेन करने का एक नया तरीका है। ये कंट्रोल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ट्रेड पॉलिसीज और लोन्स के थ्रू होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ लोग नियो कॉलोनियल टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल्स में रखती हैं। कॉलोनियल पावर्स ने कुछ रीजन्स में बॉर्डर्स और अलायंसेस बनाई जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स का सबब है, जैसे कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इन्होंने दुनिया का कल्चरल और सोशल लैंडस्केप भी चेंज कर दिया। ये प्रोसेस मॉडर्न डे इनइक्वालिटीज, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशियो कल्चरल इश्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। कॉलोनियल पावर्स ने अपनी कंट्रीज में तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर लाई, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड को पॉवर्टी और डिपेंडेंसी में छोड़ दिया। आज भी नियो कॉलोनियल टैक्टिक्स के जरिए वो कंट्रोल और डोमिनेंस इनडायरेक्टली मेंटेन कर रहे हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज की प्रोग्रेस रुकती है। तो दोस्तों, आपका इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या ख्याल है? अपने ख्यालात को कमेंट्स में जरूर शेयर। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक की हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।